बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डार्विन की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं और इस थ्योरी में जिनको पॉइंट्स में अलग किया गया है हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो पहला नुक्ता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसके दो मानी हैं। एक तो ये है कि हर जानदार की अगली नस्ल आती है, नई नस्ल को डिसेंडेंट कहते हैं, जो जिससे ये डिसेंड हुई है उसको एंसेस्टर कहते हैं। इसका मफ़हूम ये है कि किसी भी जानदार के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़े से मुख्तलिफ पैदा हो जाते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन का सिलसिला है हर जनरेशन में जारी रहता है और इसीलिए बहुत साल में करोड़ों साल बाद इन एंसेस्टर और उनके जो बहुत दूर के डिसेंडेंट्स हैं उसमें बहुत सारा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से नई स्पीशीज़ बन जाती है वो आखिरी वाली। और इसीलिए ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दरख्त के अंदर आप देखें तो ओरिजिन तो एक है, एक ही बीज से ये दरख्त बना है। तो स्टेम एक है, ऊपर जाके शाखें, और इन शाखों की ओरिजिन जहाँ से होते हैं ये इनके एंसेस्टर्स कहलाते हैं, कॉमन एंसेस्टर। बज़ाहिर ये शाख और ये शाख बहुत दूर होती हैं लेकिन हैं तो एक जैसी। इसको दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लो, ये पहला बैक्टीरिया था, पहला जानदार जिसका हमने इशारतन पहले जिक्र किया है, प्रोकैरियोट था। इसी से यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, फिर इससे यूकैरियोटिक कॉलोनियल भी बने। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये भी मौजूद है। यहाँ से कोई बन गया प्लांट, कोई बन गया फंजाई, कोई बन गया एल्जी, कोई बन गया एनिमल के अंदर भी कोई फिश में तब्दील हुआ, कोई रेप्टाइल बन गया, कोई बर्ड बन गया और कोई मैमल बना। तो बज़ाहिर इनमें कोई रब्त दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर इनकी हिस्ट्री या इनका शजरे नसब चेक करते हुए जाओ तो इन सब के आबा व अजदाद घूम फिर के यही बैक्टीरिया है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है। और इस थ्योरी का दूसरा हिस्सा हम इसको कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन इस नेचुरल सिलेक्शन के 4 नुक्ते हैं। पहला नुक्ता ओवर प्रोडक्शन है। मैंने आपको डार्विन ने किस किस साइंसदान की रिसर्च से फ़ायदा उठाया उसका जिक्र किया था पहले। उन्हीं में से एक था माल्थस। माल्थस ने क्या कहा था? इंसान की आबादी के बढ़ने की रफ्तार उसके खुराक की पैदावार के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। आबादी ज़रब के हिसाब से बढ़ रही है, खुराक प्लस या जमा के हिसाब से बढ़ रही है। जब तक ये दोनों हम आहंग नहीं होगी फितना फसाद होगा। उसने तो सिर्फ इंसान का जिक्र किया। डार्विन ने देखा कि ये टेंडेंसी या ये रुझान सिर्फ इंसानों में नहीं है, हर जानदार अपनी गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। और दूसरा इसी नुक्ते में ये कहा गया कि जो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं वो सारे आपस में एक जैसे नहीं होते, उनमें वेरिएशंस हैं। अब वेरिएशन का जिक्र पहले भी हो चुका है। वेरिएशन किसे कहते हैं? एक ही जैसे जानदारों में जो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क, उसको वेरिएशन कहते हैं। यानी आप अपने ऊपर नज़र डालें, आप अपने बहन भाइयों को, सारे बहन भाई एक ही माँ बाप की औलाद है ना, लेकिन इसके बावजूद ये बहन भाई हूबहू एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। इसको वेरिएशंस कहते हैं। तो डार्विन ने इस नुक्ते में 2 बातें बताई। एक ये बताई गई है कि हर जानदार अपने रिसोर्स या अपनी गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। दूसरा नुक्ता क्या बता रहा है कि जो भी बच्चे हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं, हूबहू एक जैसे नहीं, वेरिएशंस हैं। और इस ओवर प्रोडक्शन और वेरिएशन का लाजमी नतीजा क्या निकलता है? मैं दोबारा बता दूं, रिसोर्स कम है और उस रिसोर्स की तलब करने वाले ज़्यादा हैं और सब की सलाहियतें एक जैसी नहीं हैं।
تو اس کے نتیجے میں دوسرا پوائنٹ خود بخود وجود میں آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، بقا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. اب بقا یا ایگزسٹنس سے مراد کیا ہے؟ فرض کریں خوراک ہے ایک روٹی، اس کو طلب کرنے والے ہیں 4، تو روٹی ایک ہے، طلبگار 4 ہے، تو سب کو تو ایک روٹی نہیں ملے گی، اور سب کی صلاحیتوں میں فرق ہے. مثلا فرض کریں انسان کو ذہن میں رکھیں، ایک ہٹا کٹا تگڑا تیز ترار بچہ ہے، ایک تھوڑا چھوٹا کمزور سا بچہ ہے، ایک ذرا اونٹ ہے ڈھیلا ڈالا سا ہے. یا یوں سمجھو کہیں دعوت میں کھانا کھلتا ہے تو کیسے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہی مقابلہ ادھر ہو رہا ہے. بقا کی جنگ، بقا کی جنگ ریسورسز کے لیے. ریسورسز کیا ہیں؟ رہنے کی جگہ، خوراک، اپنا ڈیفنس یا تحفظ. تو ان ریسورسز کے لیے، یعنی میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ریسورسز کم ہیں، طلبگار زیادہ ہیں، اور زیادہ طلبگار سارے ایک جیسے صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، لیکن کوشش یہ سب کریں گے ریسورس کے حصول کے لیے. اس ریسورس کے حصول کی کوشش کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، بقا کی جنگ یا بقا کی جدوجہد. اپنے اپنے ذات، نفس نفسی. اور اس اسٹرگل آف ایگزسٹنس میں کیا سارے جیتیں گے؟ نہیں جیتیں گے. کون جیتے گا؟ جو ریسورس تک پہلے پہنچے گا وہ جیتے گا، اس کو ریسورس ملیں گے. جو لیٹ ہو جائے گا اس کو ریسورس نہیں ملیں گے. تو اس لیے تیسرا پوائنٹ وجود میں آیا. اس تیسرے پوائنٹ کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. جب ریسورس کم ہے، روٹی ایک ہے، طلبگار 4 ہیں، اس روٹی کے حصول کے لیے دوڑیں گے چاروں کی نہ رفتار سیم ہے، نہ طاقت سیم ہے، نہ پھرتی سیم ہے، فرق ہے. تو سب سے پہلے جو پہنچے گا وہ فٹسٹ کہلائے گا، وہ ریسورس حاصل کرے گا. اور جو ریسورس حاصل کرے گا وہ زندہ رہے گا. جس کو ریسورس نہیں ملے، رہنے کو جگہ نہیں ملی، کھانے کو روٹی نہیں ملی، اپنا دفاع نہیں کر سکا، تو وہ تو مارا جائے گا. یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اسٹرگل، سروائیول آف دا فٹسٹ. اچھا، فٹسٹ کا مطلب ہمیشہ ہٹا کٹا نہیں ہے. میں ایک مثال بتاؤں. آپ نے اس کالج میں فی الحال داخلہ لیا ہے، داخلے کے لیے اعلان ہو گیا کہ 100 سیٹیں ہیں یا 50 سیٹیں ہیں، پہلے آئیے پہلے پائیے. تو کچھ شرائط رکھی گئی کہ 55% آپ کے پریویس کلاس کے مارکس ہونے چاہیے، فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک فارم سبمٹ کر دیا جائے. پھر جب لسٹ لگے گی، میرٹ لسٹ، تو آپ نے فیس جمع کرنا ہے. تو جس نے یہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کی، اس کے لیے بغیر کسی پریشانی کے ایڈمیشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آپ نے وہ پریشان لوگ نہیں دیکھے، میں نے دیکھے. ایک آتا ہے ڈیٹ گزرنے کے بعد، سر جی مجھے داخلہ لے دو، کیسے دے دو. ایک کی پرسنٹیج کم ہے، ایک کا ڈومسائل یہاں کا نہیں ہے، پنجاب سے کہیں سے آیا ہے، اور ایک کا ایک سبجیکٹ فیل ہے. تو سب کو داخلہ نہیں ملا. داخلہ کس کو ملا؟ جو پہلے آیا تھا، ریکوائرڈ پرسنٹیج لے کر آیا تھا، سارے سبجیکٹ پاس کر کے آیا تھا، بایولوجی پڑھ کے آیا تھا، تو پری میڈیکل کا میں داخلہ ملا. تو فٹسٹ وہ ہے جس نے اپنا ہر کام بر وقت کیا. فٹسٹ کا مطلب پہلوان نہیں ہے. بعض اوقات پہلوانی بھی کام آتی ہے، لیکن ہمیشہ پہلوانی کام نہیں آتی. تو اب دیکھیں، ایک سے ایک پوائنٹ بن رہا ہے. تمام جاندار اپنی گنجائش سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. لہٰذا ان اور ریسورسز کم ہیں، جس کی وجہ سے ان میں آپس میں بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی مقابلہ شروع ہو گیا. دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیسے شروع ہو گیا؟ مثلا آپ نے گوشت لایا کسائی سے خرید کے، اپنے لیے لایا نا، اپنے گھر والوں کے، لیکن اوپن چھوڑیں گے تو مکھی آ گئی. اب مکھی کو کھانے دیں گے، چلو یار چھوٹی ہے بیچارے کو کھانے دو تھوڑی، یہ تو نہیں کریں گے نا، مکھی کو فوراً اڑائیں گے. اگر آپ نے اس کو ڈھانپ پہ نہیں رکھا تو کوئی بلی بھی آ جائے گی. تو گوشت کے حصول کے لیے جس طرح سے انسان مکھی بلی میں مقابلہ ہوا، اسی طرح ریسورسز کے حصول کے لیے بھی ایک جیسے جانداروں میں اور مختلف جانداروں میں مقابلہ ہوگا. لیکن اس مقابلے کو کیا کہتے ہیں ہم؟
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, बका की जंग कहते हैं। लेकिन उस बका की जंग में जो फिटेस्ट है वो जीतता है। जीतने से मुराद वो रिसोर्स तक पहुंच जाता है। रिसोर्स बर वक्त उसको मिले तो वो जिंदा रहेगा और उसी को फिटेस्ट कहा जाएगा। अब बाकी जो अनफिट हो गए उनका क्या बना? वो मर गए। छांटी हुई कि नहीं हुई? बेहतर से बेहतरीन का इंतखाब हुआ। बल्कि आप इसको यूं समझ लें, हम सब के साथ ये है, नेचर में एक जाली लगी हुई है। इस नस्ल से अगली नस्ल तक सिर्फ बेहतरीन मुंतखब होकर आगे जाएंगे। जो इन बेहतरीन का मुकाबला नहीं कर, पीछे मर जाएंगे, इस जाली में फंस जाएंगे। तो एक जाली है जो फिट और अनफिट का इंतखाब करती है। सिर्फ फिट वालों को आगे जाने देती है, अनफिट को मार देती है। मारने का मतलब उनकी सारी सलाहियतें पीछे रह गई। यही वो वजह है कि आपने अक्सर सुना होगा, छोटे बच्चों के ऊपर कमेंट्स करते हैं लोग कि आज के बच्चे तो बचपन से ही ज़हीन होते हैं। ये हर नस्ल, नई नस्ल के बारे में ये रिमार्क्स देती है, आज के बच्चे तेज़ हैं और तेज़ होना पड़ेगा, क्योंकि आगे माहौल बहुत चेंज आता है। उस माहौल में ढल जाने के लिए मैंने तकरीबन समझ लें 40-45 साल की उम्र में मोबाइल को हाथ लगाया। आपने कितनी साल में हाथ लगाया? आपने हो सकता है 2-3 साल में हाथ लगाया। आज का बच्चा पैदा होते ही 6 महीने में जैसे ही होश संभालता है, माया मोबाइल थमा के जान छुड़ाती है। तो वो मुझसे बेहतर करेगा कि नहीं? तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगला मरहला आता है, इस फिटेस्ट का इंतखाब कौन करेगा? तो डार्विन ने ये नाम लिया इसका, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर विल सिलेक्ट हु इज द फिटेस्ट। इस फिटेस्ट का इंतखाब नेचर करेगी। नेचर को हमारे जो आम उर्दू है उसमें कभी फितरत कहते हैं, कभी कुदरत कहते हैं। और जब हम कुदरत की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो इससे मुराद हमारे जहनों में अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन डार्विन के नज़दीक नेचर से मुराद 2 चीज़ें हैं। एक, नेचर से मुराद है एनवायरनमेंट, माहौल कैसा मिला है उस जानदार को। दूसरा, चांस, उसको मौका मिला है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें तफसील से डिस्कस की। तो पहले मैं नेचर या एनवायरनमेंट की बात करता हूँ। फर्ज करें एक बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ आज और इसी वक्त, एक इधर पाकिस्तान में पैदा हुआ, एक उधर ईरान में पैदा हुआ। 3 बच्चे पैदा हुए। इन मौजूदा हालात में किस बच्चे के बचने के चांस ज़्यादा हैं? अमेरिका वाला और पाकिस्तान वाला। ईरान वाले के लिए क्यों चांस नहीं है? जंग चल रही है। अभी आपने देखा 168-169 छोटी बच्चियां मारी गई। छोटे बच्चे तो मासूम होते थे, कसूर, यानी उनको उस माहौल ने फिर उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। तो हो सकता है कल वही ख़तरनाक माहौल अमेरिका में पैदा हो जाए। जो माहौल आज के बच्चे को सपोर्ट कर रहा है, किसी और वक्त वो माहौल उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह आप जीबी को देखें, इस वक्त जगह जगह आसमानी बिजली गिरती है, सैलाब आते हैं। एक हाईली अलर्ट चुस्त जानवर उधर चल रहा था, अचानक सैलाब की नज़र हो गया, तो माहौल ने उसको साथ नहीं दिया। तो माहौल और चांस क्या है? चांस भी यही है। बाज़ औक़ात मौका मिलता है थर्ड क्लास किसी जानदार को भी, बाज़ औक़ात अच्छे को ही मौका मिलता है। कई मिसालें बताई गई। मसलन आप चल रहे हैं, बारिश के वक्त आप शहरों में जाएंगे ना, तो जो ही बारिश हो जाती है तो नीचे से बहुत सारी चींटियाँ आगे कवर कर लेती हैं ज़मीन की सतह को। उस वक्त कोई आदमी चल रहा हो, सारी चींटियाँ बराबर जा रही हैं। लकीली या अनलकीली कुछ चींटियाँ उस चलते हुए आदमी के पैर के नीचे आ गई तो कुचली गई, मर गई, और कुछ बेकार सी साइड पे चल रही थी, वो बच गई। तो फिटेस्ट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो हर तेज़ तरार अक्लमंद ही फिटेस्ट हो। समटाइम्स चांस अक्लमंद को मौका नहीं देता, बेवकूफ़ को मौका दे सकता है। तो इसका नतीजा हम क्या निकालेंगे? डार्विन की इस थ्योरी का नतीजा सिंपली ये निकला है कि डार्विन के ख्याल में
हर नस्ल से अगली नस्ल में बेहतरीन जानदार मुंतखब होकर चले जाते हैं, और अगली नस्ल में उनसे बेहतरीन होते होते क्या होगा, लाखों करोड़ों साल के बाद आज का ये जानदार और इसी की नस्ल का वो बेहतरीन जानदार कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क होने के बाद अब उसको नया जानदार या नई स्पीशीज़ कहा जाएगा। तो स्पीशीज़ इस तरह से वजूद में आती है। इसी बात को मैं समझाने के लिए एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। मुझे जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो यही मिसाल जहन में आती है। आप में से कुछ लोग हुंजा जाएंगे तो हुंजा में 2 बड़े किले हैं, अलतित फोर्ट और बलतित फोर्ट। एक फोर्ट में जो राजा ख़ानदान है जिसके ये किले उनके हैं, वहाँ पर उनकी पूरी नस्ल की तस्वीरें लगी हुई। तस्वीर ये है कि आप कमरे में इन हो गए, सबसे पहले उनके 5 पुश्त पहले के राजा की तस्वीर है। उसको देखो तो अजीब गरीब कपड़े पहने हुए उसने, ऊन की बनी हुई कमीज़, ऊपर बहुत मोटी सी टोपी, दाढ़ी और मूछें इतनी बड़ी कि मुंह तक मुश्किल से नज़र आता है। उससे अगला उसकी औलाद वाला नेक्स्ट राजा है, वो ज़रा तराश खराश वाला है। यहाँ से पूरा इधर आखिर में एक क्लीन शेव टाई वाला स्मार्ट लड़का है। अब अगर बाकी तस्वीरों को देखे बगैर कोई आपसे ये कहे वो जो ऊनी कपड़े पहना हुआ दाढ़ी मूंछों के जंगल वाला है, ये जो स्मार्ट लड़का है ये उसकी नस्ल है, तो आप मानेंगे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है, ऐसे ये झाड़ियों जैसे दाढ़ी और बाल वाले का इतना स्मार्ट बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन ग्रेजुअली देखेंगे ना एक एक करके लिंक, तो फिर आपको यकीन हो जाएगा कि ये उसी का बेटा है। इसी तरह इन जानदारों के साथ भी ये मसला होता है। नस्ल दर नस्ल थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है, डिसेंडेंट मॉडिफिकेशन, और उससे कंपटीशन होता है, बेहतरीन से बेहतरीन का इंतखाब होता जाता है। नेचर बेहतरीन को आगे बढ़ने देती है। आगे बढ़ने का मतलब जिंदा रहते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, और जो उस माहौल को या चांस को अवेल नहीं कर सकते वो मारे जाते हैं। मारे जाने का मतलब उनकी कोई निशानी नहीं बचती, और इस तरह से लाखों करोड़ों साल के बाद एक ही जानदार की नस्ल उससे बहुत मुख्तलिफ होकर एक नई स्पीशीज बन जाती है। ये डार्विन का कंसेप्ट था एवोल्यूशन के हवाले से। समझ आ गया ये जी। तो अब अगला मरहला आ गया। डार्विन ने तो अपनी थ्योरी पेश कर दी, किताब लिख दी, उसके साथ क्या हुआ वो भी हमने डिस्कस किया। आज हम क्या करें? अच्छा, एक नुकता और बताता हूँ, फिर याद आया, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जब डार्विन ने ये सारी बातें डिस्कस की तो इससे भी जिराफ की गर्दन का सवाल उठाया गया, क्योंकि लमार्क ने जिराफ की गर्दन का जिक्र किया था ना, खींचने से लंबी हो गई थी ये कहा था। तो डार्विन से सवाल किया कि चलो मान लिया आपकी बात, जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हो। तो डार्विन इसको कैसे एक्सप्लेन करता है इस अपनी थ्योरी के नुक्ते नज़र से। वो कहता है कि ये जो जिराफ था एक घोड़े जितना एनिमल था, और इसकी गर्दन हद से ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन हुआ क्या, उसके माहौल में घास कम हो गई तो पत्ते खाने की ज़रूरत पड़ी। पत्ते खाने की सारे जिराफ ने कोशिश की। फ़र्ज़ करें एक ही जिराफ का कपल है, उससे 4 बच्चे पैदा हुए। चारों, मैंने पहले कहा कि वेरिएशंस रखते हैं। वेरिएशन का मतलब थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, फ़र्क है। तो 4 जिराफ हैं एक ही कपल के, और चारों की गर्दनों में थोड़ा फर्क है। किसी की गर्दन थोड़ी सी लंबी है, किसी की गर्दन थोड़ी सी छोटी है। यहाँ रुक के एक और हकीकत देख लें, इंसानों की गर्दन भी तो ऐसी है ना। क्या आपने अनयूजुअली लंबी गर्दन वाले इंसान नहीं देखे? होते हैं ऐसे बीच बीच में लंबी गर्दन नजर आ जाता है, यार इसकी नॉर्मल नहीं है। इसी तरह कुछ लोगों की गर्दन यूँ होती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन की गर्दन नॉर्मल है जैसे हमें नजर आ रहा है इस वक्त, लेकिन बीच बीच में इक्का दुक्का इंसान ऐसे होते हैं जिनकी गर्दन आम लोगों से थोड़ी सी लंबी होती है। इसी तरह बाज़ लोगों की गर्दन थोड़ी छोटी होती है। तो डार्विन ने यह कहा कि जिराफ के मामले में भी यही हुआ है। बहुत सारे जिराफ थे
और उनमें से कुछ की गर्दन जरा लंबी थी, कुछ की छोटी। अब हुआ क्या, घास कम पड़ गई, पत्ते खाने पड़े। तो अब पत्ते खाने के लिए कौन मौजू है? जिसकी गर्दन निस्बतन बाकियों से लंबी होगी उसको तो पत्ते मिलेंगे, और जो छोटे वाले हैं वो कोशिश करके भी पत्ते नहीं खाएंगे। तो जीने का चांस किसका ज्यादा होगा? लंबी गर्दन वाले का। मरने का चांस किसका ज्यादा होगा? छोटी। तो एक छोटा सा वाकया भी सुनाता हूँ, रियल। कराची में बड़ा वक्त गुजरा है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, वहाँ तबरुक बट रहा था। तबरुक बटने के लिए भी तरीक़ाकार चाहिए, तो कोई तजर्बा नहीं। तो वहाँ क्या करते, छत पे बैठ के माल्टे और ये चीज़ें नीचे फेंक रहे थे, नीचे जुलूस पकड़ कर। तो हम भी गए उधर, पकड़ने की कोशिश की, तो हमारा कद तो छोटा, एक भी माल्टा नहीं मिला। तो फिर हमने ढूंढ के, अपना कोई रिश्तेदार था लंबा सा, उसको लाया, यार तुम ट्राई करो, हमें तो मिल नहीं रहा है, सारे लंबे वाले पकड़ रहे हैं। तो उसको लाया, हम दामन यूँ पकड़ के बैठे हैं, वो कैच करके हमें देने लगा, एक भी नहीं छोड़ा फिर उसने, क्योंकि सबसे लंबे कद वाला था। तो इनके साथ भी यही हुआ है, लंबी गर्दन वालों को पत्ते मिल गए तो वो जिंदा रहे, और उन्होंने अपने जैसे लंबी गर्दन के बच्चे पैदा किए। छोटी गर्दन वालों को खुराक नहीं मिली तो वो भूख से मरते गए। मरने का मतलब उनकी नस्ल आगे नहीं चली। तो जब यहाँ से अगली नस्ल वजूद में आई तो क्या हुआ था, उनके अंदर लंबी गर्दन वालों की तादाद ज़्यादा थी, और ये नस्ल दर नस्ल चलते चलते क्या हुआ, आज जो हमारी दुनिया में जिराफ हैं वो सारे के सारे लंबी गर्दन वाले हैं। ओवर प्रोडक्शन भी यहीं पर मौजूद है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी है, और नेचर ने सेलेक्ट भी किया है। तो इस तरह से इसने अपने इस मिसाल की तोजी पेश की। ठीक हो गया मेरा भाई? तो ये है डार्विन का नज़रिया। इस पर बहसें हुई लेकिन कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सका। हाँ, अलबत्ता साइंसदानों में दो ग्रुप बने, कुछ ने लमार्क की थ्योरी को सपोर्ट किया, कुछ ने डार्विन को। लमार्क को सपोर्ट करने वालों ने अपना नाम रखा न्यू लमार्किज्म, यानी लमार्क की नई थ्योरी। इसी तरह इसके मानने वालों ने क्या नाम दिया, न्यू डार्विनिज्म। न्यू का मतलब क्या है, न्यू, नया। डार्विनिज्म का मतलब क्या है, डार्विन की थ्योरी या डार्विन का नजरिया वाले। अच्छा, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यू डार्विनिज्म को मॉडर्न सिंथेसिस भी कहते हैं। अब ये लफ्ज क्यों? मॉडर्न का मतलब तो है जदीद, नया। सिंथेसिस किसे कहते हैं? सिंथेसिस का मतलब है कुछ चीजें पड़ी हुई हैं उनको जोड़कर एक करना। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे किताबों के ऊपर लिखा होता है, किसने किताब लिखा है वो, अगर किसी ने किताब खुद लिखी है तो इस अमल को कहते हैं ऑथर हो गया। ये उर्दू में आसान है, मुसन्निफ कहते हैं इसको। अगर किसी मुसन्निफ ने या किताब वाले ने अपना कुछ नहीं लिखा है, दूसरों के मज़ामीन जमा करके किताब बनाया है, तो इसको उर्दू में कहते हैं तसनीफ, तालीफ। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, मुख्तलिफ लोगों की राय को इकट्ठा करके एक चीज़ बनाना। तो इस वक्त जिसको मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, ये है तो बुनियादी तौर पर डार्विन ही की थ्योरी, लेकिन इसको सही साबित करने के लिए साइंस की मुख्तलिफ ब्रांच से मदद ली गई है। इनमें सबसे पहले जिस ब्रांच ने मदद की है वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स का मतलब है इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वालिदैन की खुसूसियात औलाद में कैसे मुंतकिल होती है, ये जेनेटिक्स बताता है। और हैरत की बात यह है, जिस वक्त लमार्क ने थ्योरी पेश की उस वक्त भी जेनेटिक्स के बारे में कोई इल्म नहीं था, और जिस वक्त डार्विन ने थ्योरी पेश की उस वक्त भी ये कोई इल्म नहीं था। बल्कि डार्विन ने तकरीबन जिस साल थ्योरी पेश की है उससे 1 या 2 साल पहले मेंडल ने इस पर तजुर्बात करने शुरू किए थे, लेकिन दोनों का लिंक नहीं बना। तो कहने का मतलब ये हुआ
अगर जेनेटिक्स या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस का इल्म पहले होता तो लमा कभी भी वो दूसरा जुमला नहीं कहता, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कभी नहीं कहता वो। लेकिन आज जब जेनेटिक्स हमारे सामने आया, डार्विन के बाद 1900 के बाद जेनेटिक्स बहुत फैल गया, तो आज जेनेटिक्स से भी हमें सबूत मिलते हैं। बायोजियोग्राफी जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उससे भी हमें डार्विन की थ्योरी की सपोर्ट में दलाइल मिलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इससे भी हमें डार्विन की थ्योरी को समझने में मदद मिलती है। इसी तरह कंपैरेटिव एनाटॉमी है, एनाटॉमी कहते हैं जानदारों के जिस्म की अंदरूनी स्ट्रक्चर की स्टडी, इससे भी हमें डार्विन की थ्योरी को समझने में मदद मिलती है। इस तरह डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी हमें ये थ्योरी सपोर्ट करती है। अच्छा, क्योंकि हमने सबको नहीं पढ़ना है, जो बुक में मुंतखब किए हुए टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है। एक नुक्ता बुक में डिस्कस नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मुताबिक इसको सपोर्ट कैसे मिल रही है, इसको आज का साइंसदान ये कहता है, तवज्जो है मेरी तरफ, आज का साइंसदान ये कहता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ईच ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। डेवलपमेंट के मराहिल को गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि हर जानदार अपने इवोल्यूशन के नतीजे में आज जिस मरहले पर है, जिस मकाम पर है, डेवलपमेंट के दौरान उसको रिपीट करता है। मसलन हम खुद अपनी ज़िंदगी के आगाज़ पर गौर करें तो हम सब शुरू में आधे सेल पर मुश्तमिल थे। एक स्पर्म है, एक एग है, ये दोनों आधे सेल हैं कि नहीं है, हैप्लॉइड। इसका मतलब हमारे जिस्म में 46 क्रोमोसोम हैं, तो 23 क्रोमोसोम इसके पास हैं, 23 क्रोमोसोम इसके पास हैं। इस वक्त हमारा वजूद तस्लीम ही नहीं है। फिर ये दोनों मिलते हैं तो अब क्या बनता है, एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है, एक सेल। यानी हम खुद जिंदगी के सबसे शुरू के मरहले में एक सेल पर मुश्तमिल थे। तो पहला जानदार एक सेल वाला था कि नहीं था, और ये सेल यूकैरियोटिक बना है। फिर इसको जाइगोट कहते हैं। ये सेल डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से तकरीबन 32 सेल तक हम सेल का एक गुच्छा है जिसको कॉलोनी कहते हैं। फिर क्या होता है, ये सेल तरतीब बदल कर मुख्तलिफ शेप में आ जाता है, और एक मरहले पर इंसान भी तकरीबन मछली जैसा ही होता है। दुम है, इंसान की भी दुम होती है शुरू में, आज भी है डेवलपमेंट के दौरान। इन मरहलों से गुजर कर फिर इंसानी शेप आ जाती है। तो ये साइंसदान जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि इंसान आज भी अपनी असली मौजूदा शक्ल में आने से पहले 9 महीनों के दौरान लाखों करोड़ों साल का जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस था उसको रिपीट करता है। ये सिर्फ इंसान नहीं करता, हर जानदार ये रिपीटिशन करता है। पहले हैप्लॉइड सेल, सारे बैक्टीरिया हैप्लॉइड हैं आज भी, फिर डिप्लॉइड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल, फिर सिंपल मल्टीसेलुलर, फिर मल्टीसेलुलर, आखिर में एक कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग या एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। तो ये अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की रिपीटिशन है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमें डिस्कस करने का मॉडर्न सिंथेसिस के हवाले से, वो है जू जियोग्राफी, बल्कि इसको कहते हैं बायो जियोग्राफी। इस बायो जियोग्राफी की भी 2 शाखें बनाई गई हैं, जू जियोग्राफी और फाइटो जियोग्राफी। बहरहाल ये नाम याद आया तो मैंने बताया, वरना आपको इन दोनों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसी बायो जियोग्राफी को पढ़ना है। तो बायो जियोग्राफी की सिर्फ डेफिनेशन बताता हूँ। ज्योग्राफी ज़मीन की स्टडी को कहते हैं, बायो लाइफ की स्टडी को। तो बायो जियोग्राफी का क्या मतलब हुआ, हाँ, दुनिया में या ज़मीन के ऊपर लाइफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ये ब्रांच हमें ये बताती है
کہ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، یہ ساری بایو جیوگرافی بتاتی ہے. اور اس سے ایوولوشن کو سپورٹ کیسے ملتی ہے، یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں.